ओसीएस सिस्टम में इंपॉर्टेंट टॉपिक और नॉलेज वाला टॉपिक है ना, क्वेश्चंस आते हैं हमेशा, ध्यान रखना। वर्टिब्रल कॉलम, क्या पढ़ना है? वर्टिब्रल कॉलम कौन से टाइप के स्केलेटल सिस्टम का पार्ट है? ये एक्सियल स्केलेटल सिस्टम का पार्ट है। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में स्कल अपन पढ़ चुके हैं। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्केलेटल एक्सियल स्केलेटल का पार्ट है वो है वर्टिब्रल कॉलम। तो देखिए इसमें पॉइंट टू पॉइंट नोट करेंगे। इसका दूसरा नाम क्या है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्पाइन। क्या कहते हैं इसको? स्पाइन या स्पाइनल कॉर्ड या कॉलम, है ना, स्पाइन और स्पाइनल कॉलम। कितनी तरह की हड्डियां होती है इसके अंदर देखो। इट कंसिस्ट ऑफ 26 इरेगुलर, 26 26 irregularly arranged है ना। एक वयस्क ह्यूमन में जो स्पाइनल कॉलम या जो स्पाइन है वो 26 छोटी छोटी यूनिट से, 26 छोटी छोटी यूनिट या 26 छोटी छोटी बॉन्ड से मिलकर बनती है। और ये एक बॉन्ड या एक यूनिट क्या कहलाती है? वर्टिब्रा। क्या कहलाती है? वर्टिब्रा। अब जब बच्चा पेट में होता है, फिटस में या एम्ब्रियो में, फिटस में कहते हो, तो ये 26 की जगह इनकी संख्या होती है 31, है ना। फिर बड़ा होने के बाद वो फ्यूज होके एक बन जाती है, कुछ बॉन्ड्स। तो ये भी लिख लो आप, इन द फिटस एंड इन्फेंट्स, इन द फिटस एंड इन्फेंट्स हर वर्टिब्रा में क्या है? सेम एक जैसी हड्डियां, सेम एक जैसा पैटर्न है ना। किस तरह से देखिए लिखते हैं, ऑल वर्टिब्रा हैव
बातचीत नहीं भाई। देखो हर सिंगल वर्टिब्रा की अपन स्ट्रक्चर देखे हैं तो हर वर्टिब्रा में ये कॉमन पार्ट होते हैं, है ना। कैसे आगे की तरफ का जो भाग है वो कहलाता है वर्टिब्रा की बॉडी, क्या कहलाता है, या सेंट्रम एंटी, समझ रहे हो। जो आगे से वर्टिब्रा को देखने पे जो आगे वाला भाग है वो क्या कहलाएगा, सेंट्रम या फिर बॉडी, और जो वर्टिब्रा के पीछे वाला भाग है वो कहलाएगा वर्टिब्रा आर्क। ये देखो डायग्राम इसका, बनाना इंपॉर्टेंट नहीं, इतना इंपॉर्टेंट डायग्राम नहीं है, सिर्फ जो लिखा है वो समझाने के लिए मैंने डायग्राम भेजा है ना, कि आगे का भाग क्या है। हर एक वर्टिब्रा की शेप सेम लगभग यही होती है ना, बिल्कुल भी 19-20 नहीं। तो आगे एंटी, देखो दो भाग हो गए, एक तो आगे की तरफ रहेगा जो एंटीरियर, पीछे की तरफ रहेगा वो पोस्टीरियर। आगे एंटीरियर वाला भाग क्या कहला रहा है, बॉडी, यहाँ सेंट्रम, पीछे वाला भाग कहला रहा है वर्टिब्रा आर्क। और देखो इसमें क्या होगा, टुगेदर मतलब हर वर्टिब्रा के बीच में जो जगह, जो खड्डा बन रहा है ना, उसका नाम क्या है, वर्टिब्रल फोरामेन। क्या है, वर्टिब्रल फोरामेन। इनके बीच में से वो जो नर्व्स का गुच्छा चलता है ना, स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं जिसको, समझ रहे हैं। देखिए आराम से समझो, वापस क्या पढ़ रहे हैं अपन, वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम की सबसे समझने वाली बात यह है कि ये पूरी एक हड्डी नहीं है, छोटे छोटे वर्टिब्रा से छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बनी है, जिसमें एक यूनिट का नाम, सिंगल यूनिट का नाम क्या है, वर्टिब्रा। ऐसे टोटल कितने हैं, 26, है ना। बच्चों में या छोटे, बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे हैं या जो फीटस है उसमें इनकी संख्या 31 होती है। और ऑल वर्टिब्रा का पैटर्न जो है लगभग सेम है। आगे वाला भाग सेंट्रम और बॉडी कहलाता है, पीछे वाला भाग वर्टिब्रा आर्क कहलाता है ना। और हर वर्टिब्रा के ये इस ढंग से अरेंज होती है कि जो वर्टिब्रा आगे और पीछे का भाग मिलके एक बनाएगा एक खाली जगह, जिसको क्या कहेंगे, वर्टिब्रा फोरामेन। वो इस तरह से अरेंज होंगे कि वो वर्टिब्रा फोरामेन है ना, पूरी एक साथ बड़ी सी लंबी एक खाली पाइप जैसी स्ट्रक्चर बन जाएगी। और उस खाली पाइप जैसे स्ट्रक्चर में से जो नर्व्स का क्या चलेगा, नर्व्स का पूरा ग्रुप चलेगा, जिसको कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। मिटाएं इसको, लिखो भाई आगे, फ्रॉम द
स्पाइनल कॉर्ड इसमें से पास होती है। फ्रॉम द वर्टिब्रल ओपनिंग, जो बीच की वर्टिब्रल ओपनिंग है, जो खड्डा बन रहा है, जिसका नाम क्या है? वर्टिब्रल कर दो ना। फ्रॉम द वर्टिब्रल ओपनिंग, जिसका नाम है वर्टिब्रल फोरामेन, उसमें से सारी कॉके एक कॉमन बन जाएगी पूरी ओपनिंग, है ना, लगातार। ये बॉडी में रीजन के हिसाब से, ऊपर वाला रीजन सर्वाइकल कहलाता है, तो यहाँ पे जो वर्टिब्रा होगी वो सर्वाइकल वर्टिब्रा। जस्ट नीचे वाला ये थोरेसिक केज कहलाता है ना, थोरेसिक एरिया। तो यहाँ पे जो वर्टिब्राज होंगी वो थोरेसिक वर्टिब्रा, इसके नीचे वाला लंबर पेट वाला है ना, वो लंबर एरिया कहलाता है। तो वहाँ की वर्टिब्रा लंबर वर्टिब्रा, उसके नीचे वाली सैक्रल और कॉकीजियल। सैक्रल और कॉकीजियल क्या होता है, शुरुआत में तो अलग अलग होती है, बाद में फ्यूज होकर एक बन जाती है ना, बाद में फ्यूज होकर एक बन जाती है। तो इसमें देखो 7 तो सर्वाइकल होंगी, 12 थोरेसिक होंगी, 5 लंबर होंगी, और ये पूरी एक हो जाएगी, वन फ्यूज्ड। क्योंकि बात शुरू में जब इन्फेंट के में क्या थी, ये अलग अलग थी, और ये भी क्या है, वन फ्यूज्ड। तो टोटल कितनी हो गई, 26 हो गई ना। समझ में आ रही है फ्यूज्ड का मतलब क्या लिखा अपन ने, क्यों लिखा, समझ में आ रही है बात। ये जब इन्फेंट पोजीशन थी, जब कंडीशन इन्फेंट अवस्था में, जो बहुत ज़्यादा छोटा बच्चा होता है, उस समय क्या होती है, ये कॉकीजियल और ये सैक्रल ना, ये ज़्यादा होती है नंबर्स में। फिर बाद में जैसे जैसे बड़ा होता है, जैसे जैसे एज निकलती है, तो ये फ्यूज्ड होके बाहर से देखने पर एक ही वर्टिब्रा दिखती है, समझ रहे हैं। तो इसलिए ये फ्यूज्ड वर्टिब्रा है ना। आपके क्वेश्चन आ जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्यूज्ड वर्टिब्रा, तो ये दोनों कौन सी हैं, फ्यूज्ड वर्टिब्रा। और ये नंबर्स याद रखने हैं, है ना, कि सर्वाइकल वर्टिब्रा कितनी होती है संख्या में, कॉकीजियल कितनी होती है, लंबर कितनी होती है, थोरेसिक कितनी होती है ना। तो एक तो क्या याद रखना है, CTLSC, क्या याद रखना है, CTLSC, है ना। ऊपर से चालू करेंगे तो जो क्रम है वो ऐसे रहेगा, सबसे ऊपर सर्वाइकल, देन थोरेसिक, देन लंबर, देन सैक्रल, देन कॉकीजियल। सैक्रल और कॉकीजियल जो है वो फ्यूज्ड वर्टिब्रा है। कैसे हैं, फ्यूज्ड वर्टिब्रा है। वो एक से ज़्यादा वर्टिब्रा के फ्यूज होने से, एक से ज़्यादा वर्टिब्रा के मिलकर एक वर्टिब्रा बना है। वो शुरू में क्या था, एक से ज़्यादा वर्टिब्रा थे, जैसे जैसे अवस्था बढ़ती गई, एज बढ़ती गई, वो फ्यूज्ड हो गए और एक सिंगल वर्टिब्रा में कन्वर्ट हो गए। तो द सैक्रल एंड कॉकीजियल वर्टिब्राज आर फ्यूज वर्टिब्राज, है ना। और इनके नंबर याद रखने हैं, 7, 12, 5, 1, 1, है ना। एक तो क्या याद रखना है, CTLSC, ये क्रम याद रखना है। सबसे ऊपर सर्वाइकल एरिया है तो सर्वाइकल वर्टिब्रा सबसे ऊपर, फिर थोरेसिक केज वाला एरिया है तो थोरेसिक वर्टिब्रा, फिर लंबर एरिया है तो लंबर, उसके बाद में ये सैक्रल और कॉकीजियल जो पूंछ वाला एरिया है ना। तो अब लिखो आप इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम।
फंक्शंस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। सबसे जो इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो क्या है कि इसके अंदर में से जो नर्व्स चल रही है, जो स्पाइनल कॉर्ड चल रही है, कॉर्ड समझ रहे हो ना, कॉर्ड क्या होता है, गुच्छा है ना, एक मजबूत गुच्छा। तो जो स्पाइनल कॉर्ड, जो नर्व्स का गुच्छा चल रहा है, कॉर्ड चल रही है, उसके बाहर की क्या है, ये प्रोटेक्टिव कवरिंग। क्या है? प्रोटेक्टिव कवरिंग। जैसे तार चलता है तो ऊपर चलता है ना प्लास्टिक का कवर, है ना, उसके ऊपर हार्ड प्लास्टिक, और ताकि क्या करे, वो उसको अंदर वाले को प्रोटेक्ट करे। इसी तरह हमारे जो दिमाग से जो सिग्नल्स जा रहे हैं नर्व्स के थ्रू, वो सारी नर्व्स जो चल रही है दिमाग से, वो स्पाइनल कॉर्ड के बीच में जो छेद है उस छेद के थ्रू होते हुए चल रही है। तो ऐसा सिस्टम क्यों बनाया? ताकि जो अंदर तार चल रहे हैं, अंदर जो नर्व चल रहे हैं, वो छोटे मोटे जो क्या करते हैं उसको, चीज़ें हैं, छोटे मोटे इन्वायरमेंटल फैक्टर है, जैसे हम उठे हैं, बैठ रहे हैं, गिर रहे हैं, कूद रहे हैं, तो उसकी वजह से उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचे। तो प्योरली इसका जो प्योर फंक्शन है वो है गिव्स प्रोटेक्शन टू द स्पाइनल कॉर्ड। जो अंदर नर्व्स की कॉर्ड है उसको प्रोटेक्शन देना। तो लिख दो आप इसमें, द वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड। और जो सिर रखा हुआ है वो किसके ऊपर रखा हुआ है? स्कल। किसके ऊपर रखा हुआ है? स्कल। वर्टिब्रल कॉलम पे रखा हुआ है ना, कल पढ़ा ना अपन, स्कल पढ़ा जो। तो इट सपोर्ट्स द हेड। और पसलियां कहां पे जुड़ रही है? पीछे। पसलियां भी कहां जुड़ रही है? पीछे जाके वर्टिब्रल कॉलम पे। अगर वर्टिब्रल कॉलम नहीं होगा तो इस पर पसलियां कहां जुड़ेगी? तो ये क्या है? पॉइंट ऑफ अटैचमेंट की तरह काम कर रहा है। किसके लिए? रिब्स के लिए, पसलियों के लिए पॉइंट ऑफ अटैचमेंट की तरह काम कर रहा है। ये दोनों पॉइंट समझ में आए कि नहीं आए भैया? पहला पॉइंट तो अति सिंपल है कि जो स्पाइनल कॉर्ड चल रही है उसके लिए बाहर से एक हार्ड प्रोटेक्टिंग लेयर का काम कर रहा है, स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट कर रहा है। दूसरी बात ये है कि एक तो हेड जो स्कल रखा हुआ है वर्टिब्रल कॉलम के ऊपर रखा हुआ है, वर्टिब्रल कॉलम नहीं होगी तो हेड कहाँ होगा? तीसरी बात कि जो ये रिब्स आगे से स्टर्नम हड्डी है, यहाँ से रिब्स निकल रही है, पीछे जाके कहाँ जुड़ रही है? वर्टिब्रल कॉलम में। कहाँ जुड़ रही है? वर्टिब्रल कॉलम में। तो ये क्या है? पॉइंट ऑफ अटैचमेंट फॉर रिब्स। पॉइंट ऑफ अटैच, ये नहीं होगा तो कहाँ जुड़ेंगी रिब्स? दूसरा जो पीछे की मसल्स है, बैक मसल्स है, जो पूरा मस्क्यूलेचर है, उसके लिए भी ये क्या है? पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, है ना। तो तीन चीजें हो गई ना। अब ये क्या है? देखो वर्टिब्रल कॉलम क्या कर रही है? स्कल से स्टार्ट हो रही है और ट्रंक वाले एरिया तक जा रही है, पूंछ वाले एरिया तक। तो इससे क्या हुआ? जो हमारा बॉडी वेट है ना, जो बॉडी वेट है, वो बॉडी वेट क्या हुआ? स्कल के माध्यम से पूरा कहाँ ट्रांजिट हो गया? लोअर लिम्स में, पैरों पर, है ना। इसने इस ढंग से अलाइनमेंट इसका ऐसा है कि पूरा बॉडी वेट क्या कर रहा है? ये यूनिफॉर्मली ट्रांसफॉर्म कर रहा है ना। कुछ वेट स्कल पे, कुछ वेट वर्टिब्रल कॉलम में और ज्यादातर वेट लोअर पोर्शन जो लोअर लिम्स है हमारे उस पर डाल रही। तो इसको पॉइंट बना के लिखेंगे। द वर्टिब्रल कॉलम एक्सटेंड्स फ्रॉम
extends from the skull to pelvis. Where it transit, the weight of the where it transit, the weight of the body to lower limbs. आ रही बात समझ में? सिंपल। क्या पढ़ रहे हैं अपन? वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम क्या है? एक कॉलम शेप्ड स्ट्रक्चर है जो एक ही तरह की 26 हड्डियों से मिलके बना हुआ है। एक ही तरह की 26 यूनिट हैं इरेगुलरली अरेंज्ड, उनसे मिलकर बना हुआ है, जिसमें एक यूनिट या एक हड्डी का नाम क्या है? वर्टिब्रा है ना। एक यूनिट या एक हड्डी का नाम क्या है? वर्टिब्रा। वर्टिब्रा की अलग से स्ट्रक्चर देखी जाए तो इसके आगे का भाग कहलाता है सेंट्रम या बॉडी, पीछे का भाग कहलाता है वर्टिब्रल आर्क। क्या कहलाता है? वर्टिब्रल आर्क। और इसके बीच में एक जो गुहा होती है, बीच में जो स्पेस होता है, खाली जगह, उसको कहते हैं वर्टिब्रल फोरामेन, है ना। जब जैसे ये वर्टिब्रा के ऊपर वर्टिब्रा अरेंज होती है तो फोरामेन सारों का एक साथ जुड़ जाता है ना। तो उसमें से निकलती है स्पाइनल कॉर्ड। जो दिमाग से नर्व्स निकल रही, गुच्छा निकल रहा है, स्पाइनल कॉर्ड, वो उसमें से निकलती है। तो ये एक तरह से स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन करने का काम करती है। उसके बाद में इसमें वर्टिब्रास को एरिया के आधार पर, है ना, जो एनाटॉमिकल एरिया है, जैसे सर्वाइकल, जो गर्दन के आसपास का एरिया सर्वाइकल, उसके नीचे का थोरेसिक केज का तो थोरेसिक, उसके नीचे का लंबर, फिर सैक्रल, फिर कॉकिजियल। इसके आधार पर वर्टिब्रास को अलग अलग एरियाज के आधार पर अलग अलग नाम दे दिए। जो वर्टिब्रास सर्वाइकल एरिया में आएंगे सर्वाइकल वर्टिब्रा, थोरेसिक वर्टिब्रा, समझ रहे हैं, फिर लंबर वर्टिब्रा, फिर सैक्रल और कॉकिजियल। इसमें जो लास्ट वाले हैं सैक्रल और कॉकिजियल, जो लास्ट वाले वर्टिब्रा है सैक्रल और कॉकिजियल, वो है फ्यूज्ड वर्टिब्रा। वो क्या है? वो फ्यूज्ड वर्टिब्रा। वो जब एम्ब्रियो या फीटस में जब था उस पोजीशन में तो क्या थे? एक से ज़्यादा थे। इन्फेंट अवस्था में भी एक से ज़्यादा थे, मगर एडल्टहुड में आके वो क्या होंगे? सारे अटैच होके एक सिंगल वर्टिब्रा बन गया, इसलिए उनको कहते हैं दे आर फ्यूज्ड वर्टिब्रास। ठीक है। उसके बाद में वर्टिब्रास, वर्टिब्रल कॉलम के फंक्शन, तो पहला तो हमें पता चल गया कि जो स्पाइनल कॉर्ड अंदर से चल रही है उसको प्योरली क्या करता है? ये प्रोटेक्ट। हेड जो है, स्कल जो है, उसको सपोर्ट करता है और पॉइंट ऑफ अटैचमेंट की तरह काम करता है। किसकी तरह? पॉइंट ऑफ अटैचमेंट की तरह रिब्स के लिए, और साथ ही साथ जो पीछे का पूरा मस्कुलेचर है, पूरा का पूरे जो मसल्स के स्ट्रक्चर है, उनके लिए भी पॉइंट ऑफ अटैचमेंट की तरह काम करता है। और वर्टिब्रल कॉलम स्कल से स्टार्ट होता है और पेल्विस तक जाता है। उसकी वजह से उसका अलाइनमेंट कुछ इस ढंग का होता है कि पूरे बॉडी वेट को वो लोअर लिम्स में ट्रांसफर कर देता है। चलिए, इसके बाद लिख दिया सबने? इसके बाद पढ़ेंगे अपन थोरेसिक केज बोन्स। जो एक पिंजरा बन रहा है पसलियों का। क्या बन रहा है? एक पिंजरा बन रहा है ना भाई। आगे से ये जो हड्डी है, जो टाई, जैसे टाई होती है, जैसे ये जो हड्डी है, इसको कहते हैं स्टर्नम। क्या कहते हैं? स्टर्नम। तो ये एक तो ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है, ये यहाँ से जुड़ी हुई है पसलियाँ, फिर यहाँ से निकल के पीछे वर्टिब्रल कॉलम में। तो ये पूरा एक पिंजरा बना ना। इस पिंजरे के अंदर कौन कौन से ऑर्गन है? हार्ट और लंग्स। कौन कौन से? हार्ट और लंग्स। तो हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्शन में रखने के लिए थोरेसिक केज बना हुआ है। आ रही बात समझ में? जो वाइटल ऑर्गन्स है हमारे, हार्ट और लंग बिल्कुल पास पास में होते हैं ना, है ना। तो दो लंग्स के बीच में जो जगह होती है हल्की सी, वहां पे हार्ट आता है थोड़ा सा। तो जो हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्टिव कवरिंग बन रही है स्केलेटन की जो हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्शन करने के लिए पिंजरे नुमा, केज नुमा जो स्ट्रक्चर बन रही है, उसको कहते हैं थोरेसिक केज। क्या कहते हैं? थोरेसिक केज। और इनकी हड्डियां कहलाएगी थोरेसिक केज बोन्स। तो अपन क्या पढ़ना है? थोरेसिक केज बोन्स। पिंजर नहीं कहते हैं, पिंजर, है ना। हिंदी में क्या कहते हैं? पिंजर।
अब देखो थोरेसिक केज में कौन कौन सी हड्डियां आएंगी? थोरेसिक केज कंसिस्ट ऑफ देखो इसमें क्या आएगा, थोरेसिक केज का अगर पीछे वाला हिस्सा देखे आगे से, ये तो आगे का हो गया, पीछे वाला हिस्सा देखे तो पीछे वाले हिस्से में क्या आ रही है? थोरेसिक वर्टिब्रा, है ना। साइडों में क्या है? साइडों में क्या है? यहाँ पे क्या है? ये जहाँ अंगूठे लग रहे हैं मेरे, ये क्या है विकास? ये क्या है? पसलियां। क्या है? पसलियां। तो रिब्स हो गई लैटरली, सही लिखूं? लैटरल यानी पार्श्व पोजीशन, साइड वाली। और आगे क्या है? आगे ये सिंगल हड्डी है, इसका नाम है स्टर्नम। क्या है? स्टर्नम। इस तरह से ये एक थोड़ा थोड़ा पैक स्ट्रक्चर बना जिसका नाम है थोरेसिक केज। थोरेसिक केज में पीछे वाला भाग बनता है थोरेसिक वर्टिब्रा से, आगे वाला बनता है स्टर्नम से, साइडों में है रिब्स। आ रही बात समझ में? ये एंटीरियर पोस्टीरियरली और ये लैटरली, समझ में आई ना बात? है ना। थोरेसिक केज जो पिंजर बन रहा है, आगे तो है स्टर्नम, साइडों में है पसलियां, रिब्स, और पीछे की तरफ वर्टिब्रा है। अब थोरेसिक है इसलिए थोरेसिक वर्टिब्रा ही होंगे। लिखा है? तो पहला अपन स्टार्ट करते हैं स्टर्नम से। फर्स्ट क्या है? स्टर्नम। स्टर्नम में लिखो, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्रेस्ट बोन, देखो ये तीन बातचीत नहीं, तीन क्या है सिंपल पॉइंट स्टर्नम के लिए। इसको ब्रेस्ट बोन कहते हैं, पतली चपटी हड्डी है, 15 सेंटीमीटर लंबी, थोरेसिक केज के आगे का भाग बनाती है। तीनों बातें लिख दी अपन ने। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्रेस्ट बोन, 15 सेंटीमीटर लंबी, इट इज प्रेजेंट एट द एंटीरियर पोर्शन ऑफ थोरेसिक केज। अब ये एक्चुअली वास्तव में क्या है, ये तीन हड्डियों से मिलके बनी है। ये एक लंबी हड्डी है मगर ये तीन हड्डियां आपस में फ्यूज हो गई। अब वो अलग हड्डी नहीं, वो पूरी एक हड्डी हुई, है ना। तो इट फॉर्म्स बाय द फ्यूजन ऑफ three bones. Manubrium,
सेकेंड द बॉडी, और लास्ट वाला कहलाता है जिफॉइड प्रोसेस। देखो इसमें ऊपर का जो भाग है वो कहलाएगा मेनुब्रेम, ऊपर का भाग क्या कहलाएगा, ये वाला मेनुब्रेम है ना। अब ये जो हमारे ये जो कॉलर बोन आ रही है ना साइड में, इस कॉलर बोन से अटैच है, ये कॉलर बोन है ना, देखो ये वाली कॉलर बोन, ये कॉलर बोन यहाँ से नीचे आके जो ये बन रहा है ना प्रोसेस, ये वाला ये क्या है, मेनुब्रेम। और फिर ये आगे का जो मेन भाग है जहाँ पे पसलियाँ जुड़ी हैं, जहाँ पे पसलियाँ जुड़ी हैं वो है बॉडी, और सबसे लास्ट वाला जिफॉइड। जिफॉइड नाम है बस, जिफॉइड बॉन्ड था पहले, वो बॉन्ड थी, जिफॉइड फ्यूज हो गई। लास्ट सिंपल याद रखना है, लास्ट पार्ट ऑफ स्टर्नम बोन, क्या याद रखना है, लास्ट अंतिम भाग जो स्टर्नम बोन का जो अंतिम भाग है वो क्या कहलाता है, जिफॉइड कहलाता है। मिटा इसको। अब एक बार लिखेंगे मेनुब्रियम के लिए, एक लिखेंगे बॉडी के लिए, एक जिफॉइड के लिए। मेनुब्रियम के लिए मैनिबुलम जॉइंट्स वाया आर्टिकुलेट, समझते हैं ना, जॉइंट को क्या कहते हैं, आर्टिकुलेशन, क्या कहते हैं, आर्टिकुलेशन। और दो हड्डियों के जुड़ने को कहते हैं आर्टिकुलेट कर रही है दोनों, है ना। तो द मैन्युब्रम आर्टिकुलेट्स वाया इट्स क्लेविकुलर नॉच। ऊपर की तरफ जो खांचा क्लेविकल हड्डी से जुड़ता है, इसका स्टर्नम का, स्टर्नम के मैन्युब्रम का पार्ट का है ना। नील हाँ, द मैन्युब्रियम आर्टिकुलेट्स वाया इट्स ऊपर से तो ये क्लेविकुलर नॉच के थ्रू किससे जुड़ रही है, क्लेविकल बॉन से, है ना। और नीचे की तरफ इसके जस्ट जहाँ ये जुड़ रही है, इसके जस्ट नीचे की तरफ जो सबसे शुरू की दो पसलियां हैं वो आके लग रही है। जस्ट बिलो दिस इट इज ऑल्सो आर्टिकुलेट्स with the first two pairs of ribs. और जो इसका सेकेंड भाग है बॉडी, बॉडी फॉर्म्स द मेजर पोर्शन ऑफ स्टर्नम का बड़ा भाग जो है, स्टर्नम हड्डी का जो बड़ा भाग है वो कहलाता है बॉडी। ये क्या है, ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है, इट प्रोवाइडिंग the point of attachment
Point of attachment for 3 to 7 ribs. पहली दूसरी तो कहां जुड़ी, देखो पहली दूसरी तो रिब्स थी, वो कहां जुड़ी, ऊपर वाले भाग पे है ना। मैन्युब्रम में तीसरे से लेकर सातवीं पसली कहां जुड़ी है, बॉडी भाग में। तीसरे से सातवीं पसली कहां जुड़ी है, बॉडी, जो स्टर्नम का बॉडी पोर्शन था, बीच वाला बड़ा पोर्शन, उस पे जुड़ी। अब जिफॉइड क्या है, जिफॉइड इज द एंड और स्मॉल पोर्शन ऑफ स्टर्नम का सबसे छोटा या एंड भाग है जिफॉइड। और यहां पे कुछ पेट की मसल्स आगे जुड़ती है ना। इट प्रोवाइड्स पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, इट प्रोवाइड्स पॉइंट ऑफ attachment for some abdominal muscles. हमारी बात समझ में, क्या पढ़ रहे हैं अपन, थोरेसिक केज। क्या पढ़ रहे हैं, थोरेसिक केज, है ना। वक्ष गुहा का पिंजर जिसको कहते हैं, या वक्ष गुहा कहते हैं हिंदी में, थोरेसिक केज पढ़ रहे हैं। थोरेसिक केज जो है, आगे की तरफ थोरेसिक केज में जो हड्डी होती है वो कहलाती है स्टर्नम। क्या कहलाती है, स्टर्नम। तो स्टर्नम के हैं 3 भाग, मैन्युब्रम, बॉडी, जिफॉइड। मैन्युब्रम जो है वो क्लेविकल बॉन से, जो कॉलर बॉन से क्लेविकुलर नॉच के थ्रू जुड़ा हुआ रहता है, और इसके जस्ट नीचे पहली और दूसरी पसली आके जुड़ती है। उसके बाद का बड़ा भाग जो स्टर्नम का है वो कहलाता है बॉडी। इस पे 3 से लेके 7वीं जो रिब्स है वो आके जुड़ती है, और कुछ दूसरे जो क्या कहते हैं वो मसल्स हैं वो भी जुड़ते हैं। उसके बाद में जिफॉइड सबसे छोटा भाग है, सबसे छोटा भाग है स्टर्नम का, एंड वाला भाग है, इस पे कोई रिब्स नहीं जुड़ती है। कुछ स्पेशल तरह की एब्डोमिनल मसल्स जो है वो आके जुड़ती है, उनके लिए पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है। लिख दिया भैया, लिख लो। आ रहा है समझ में, इजी है, बिना कंफ्यूजन के पढ़ना है ना, और क्रम में पढ़ना है। थोरेसिक केज, थोरेसिक केज आते ही दिमाग में क्या आना चाहिए, आगे तो थोरेसिक केज में स्टर्नम, साइडों में रिब्स, पीछे थोरेसिक वर्टिब्रा। थोरेसिक केज है तो थोरेसिक वर्टिब्रा, है ना। मिटा दो भाई। अब लिखो आप, आगे वाला पढ़ लिया हमने, स्टर्नम पढ़ लिया, आगे वाली बॉन। अब साइडों में क्या है, रिब्स, पसलियां। तो कितनी पसलियां होती है, कितनी होती है पसलियां, 12 जोड़ी। कितनी होती है, 12 जोड़ी, 12 इधर और 12 ही इधर, है ना। तो लिखो इसमें सिंपल, there is 12 pairs of ribs. 12 pairs of ribs are present in human body. Human body में टोटल कितनी पसलियां हैं, 12 जोड़ी। The ribs are पीछे तो कहां से जुड़ी है रिब्स, पीछे रिब्स कहां से जुड़ी है, थोरेसिक वर्टिब्रा। कौन सा, थोरेसिक वर्टिब्रा। एंड anteriorly
आगे जिससे जुड़ी है उस हड्डी का नाम क्या है? स्टर्नम। देखो अब इसमें क्या है, पहले की जो 7 जोड़ी रिब्स है, ऊपर से स्टार्ट होंगे अपन। जो पहले की 7 जोड़ी रिब्स है वो कहलाती है ट्रू रिब्स। क्या कहलाती है? ट्रू रिब्स। तो द फर्स्ट 7 pairs of ribs are called as true ribs। इनका दूसरा एनाटॉमिकल नाम है वो है वर्टिब्रो स्टर्नल। सिंपल चीज, वर्टिब्रो स्टर्नल क्यों भैया? हरमिंदर, वर्टिब्रो स्टर्नल क्यों नाम दिया? आगे से जुड़ रही है स्टर्नम से, पीछे से जुड़ रही है वर्टिब्रल कॉलम से, इसलिए नाम क्या दे दिया? वर्टिब्रो स्टर्नल। और ये पर्टिकुलरली इनका अटैचमेंट दिखता है ना, मतलब पर्टिकुलरली पता है कि पीछे से जुड़ रही है वर्टिब्रा पे, आगे जुड़ रही है स्टर्नम पे, इसलिए ये क्या है? ट्रू रिब्स, और नाम है वर्टिब्रो स्टर्नल। आठवां नंबर और 10वां जो है, ये आगे से क्या स्टर्नम पे नहीं जुड़ती है। दे डू नॉट आर्टिकुलेट आगे बात समझ में? पहले की जो 7वीं है, पहले से लेके 7वीं जो है वो आगे तो स्टर्नम से जुड़ेगी, पीछे जुड़ेगी वर्टिब्रा पे, है ना। 1 से 7 तो जुड़ गई। अब जो 8वीं 9वीं 10वीं है, 8वीं 9वीं 10वीं पीछे तो जुड़ी हुई है वर्टिब्रा से, पर आगे आके स्टर्नम पे नहीं जुड़ रही है, वो 7वीं के ऊपर ही जुड़ रही है। किसके ऊपर जुड़ रही है? वो 7वीं पसली पे ही जुड़ रही है, 8वीं 9वीं 10वीं, इसलिए उनको ट्रू रिब्स नहीं कहा है ना। द 8th 9th और 10th pair of ribs are not articulate directly with the sternum। आगे से वो स्टर्नम पे नहीं जुड़ी है, तो कहां जुड़ी है? विकास कहां जुड़ी है? अगर आगे स्टर्नम से नहीं जुड़ी तो कहां जुड़ी है? जो 7वीं रिब्स है, जो 7 नंबर की रिब है, उस पे पीछे तो जुड़ गई हुई है वर्टिब्रा पे, आगे आके क्या हुआ? स्टर्नम पे नहीं जुड़ के कहां जुड़ गई? जो पहले से मौजूद पसली है उसके ऊपर ही जुड़ गई। और किसकी मदद से जुड़ी? हाइलिन कार्टिलेज। So they called as false ribs, इसलिए इनको नाम क्या दे दिया? फॉल्स रिब्स नाम दे दिया। ट्रू रिब की जगह क्या नाम दे दिया? फॉल्स रिब्स नाम दे दिया।
आगे वाली 11वीं और 12वीं जो है वो क्या होती हैं, पीछे से तो जुड़ी हुई रहती है, आगे से आगे खुली रहती है, वो बिल्कुल खुली फ्लोटिंग अवस्था में रहती है, तैरती हुई रहती है, इसलिए उनको नाम क्या दे दिया, फ्लोटिंग रिब्स। सिंपल है। रिब्स, रिब्स क्या है, लेटरली जो पार्ट है थोरेसिक केज का, लेटरल पार्ट है, साइड का भाग है, सही है रामदयाल। थोरेसिक केज का लेटरल पोर्शन जो है वो रिब्स बनाती है। टोटल 12 जोड़ी होती है, कितनी, 12 जोड़ी होती है। आगे से जुड़ी हुई रहती है स्टर्नम से, पीछे से थोरेसिक वर्टिब्रा से जुड़ी हुई रहती है। इसमें पहले से लेकर 7वीं तक तो पर्टिकुलर पीछे से थोरेसिक वर्टिब्रा, आगे से स्टर्नम से जुड़ेगी। 8वीं 9वीं 10वीं, 8वीं 9वीं 10वीं 8, 9 एंड 10th पेयर ऑफ रिब्स जो है वो पीछे से जुड़ी हुई है, आगे आके क्या हुआ, स्टर्नम पे नहीं जुड़ के कहां जुड़ी, 7वीं पसली पे ही जुड़ गई। और 11वीं 12वीं तो बिल्कुल नहीं जुड़ी, एकदम खुली ही पड़ी है, फ्लोटिंग अवस्था में रहती है, इसलिए नाम क्या दे दिया, फ्लोटिंग रिब, है ना। पहले वाली में दोनों में अटैचमेंट पॉइंट क्लियर है, इसलिए ट्रू रिब्स। दूसरी वाली में आगे वाला अटैचमेंट पॉइंट जो है वो रिब्स के ऊपर ही है, इसलिए फॉल्स रिब्स। और 11वीं और 12वीं जो है वो आगे से कहीं से जुड़ी हुई नहीं है, फ्लोटिंग अवस्था में है, इसलिए नाम दे दिया फ्लोटिंग रिब्स। लिख दिया भाई। अब लिखो आप फंक्शंस ऑफ थोरेसिक केज। ये जो सिस्टम बना, ये जो पिंजरा बना, इस पिंजरा बनने का कारण क्या, सबसे पहला तो इट प्रोटेक्ट द जो जीवन जीने के लिए आवश्यक ऑर्गन है उनको कहते हैं वाइटल ऑर्गन। क्या कहते हैं, वाइटल ऑर्गन। इट प्रोटेक्ट्स द वाइटल ऑर्गन्स। कौन कौन से, हार्ट, लंग्स एंड ब्लड वेसल्स। दूसरा, देखो भाई थोरेसिक केज के फंक्शन क्या क्या है ये देखना अपन को। पहला तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो थोरेसिक केज का फंक्शन है कि इसके अंदर वाइटल ऑर्गन सुरक्षित रहते हैं। कौन से, हार्ट, लंग और ब्लड वेसल्स। उसके अलावा शोल्डर, अपर लिम, इनके लिए ये अटैचमेंट है ना, वहीं पे आके जुड़ेंगे। दूसरा, कई सारी जो मसल्स है, कई सारी जो इंपॉर्टेंट मसल्स है जो मूवमेंट में जरूरी है, वो मसल्स इस पे आके नेक की, बैक की, चेस्ट की, शोल्डर की सारी मसल्स आके थोरेसिक केज पे जुड़ती है। तो ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट मसल्स के लिए भी है। इस प्रकार से हमने थोरेसिक केज में स्टर्नम, रिब्स, है ना, और वर्टिब्रा तो पहले ही पढ़ चुके हैं, तो रिब्स और स्टर्नम को हमने अच्छे से पढ़ लिया, इसका फंक्शन भी देख लिया। ठीक है।